एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और आगामी जेट परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यह वीडियो कृषि व्याख्याता द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय धौलपुर से तैयार किया गया है। कभी सोचा है कि बगीचे से तोड़े गए ताजे ताजे स्वादिष्ट फल हमारी प्लेट तक पहुंचने से पहले ही कैसे खराब हो जाते हैं? आज हम इसी का हल ढूंढने वाले हैं। मतलब फल परिरक्षण के पीछे जो सिद्धांत और तकनीकें हैं उन्हें समझेंगे। और हाँ, ये सारी की सारी जानकारी सीधे उन नोट्स से आ रही हैं जिन्हें खास तौर पे तैयार किया है डॉक्टर नीरज सारस्वत ने। वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आंगये धौलपुर में कृषि व्याख्याता हैं। ये नोट्स राजस्थान बोर्ड की 12वीं एग्रीकल्चर की किताब पर आधारित है और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर व जेईटी जैसी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए इन महत्वपूर्ण जानकारियों में गहराई से उतरते हैं। कभी सोचा है कि जो फल हम बाजार में थोड़ा सा दबा हुआ या टेढ़ा मेढ़ा देखकर छोड़ देते हैं, उसका आगे क्या होता है? आज हम इसी सफर को देखेंगे, कैसे भारत की एक बहुत बड़ी समस्या यानी खाने की बर्बादी को विज्ञान की मदद से एक कीमती मौके में बदला जा रहा है। ये कहानी है फल परिरक्षण की यानी फ्रूट प्रिजर्वेशन की। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। भारत में 25 से 30% फल और सब्जियां खेतों से हमारे घरों तक पहुंचने से पहले ही मतलब रास्ते में ही खराब हो जाती हैं। इसको ऐसे समझिए कि बाजार में बिकने वाले हर 4 फलों में से एक फल कूड़े में फेंक दिया जाता है। ये सिर्फ बर्बादी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय नुकसान है। तो आज की इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस समस्या की गहराई को समझेंगे, फिर ये जानेंगे कि इसे सुलझाना जरूरी क्यों है। इसके बाद देखेंगे कि परिरक्षण के तरीके कौन-कौन से हैं, उनसे क्या स्वादिष्ट चीजें बनती हैं, और आखिर में इस पूरी इंडस्ट्री का भविष्य कैसा है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। भारत दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जितना ज्यादा हम उगाते हैं उतनी ही ज्यादा बर्बादी भी होती है, और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। अच्छा, ये अंतर देखिए जरा। जो विकसित देश हैं वो अपनी 70 से 80% पैदावार को प्रोसेस करके मतलब संरक्षित करके बचा लेते हैं, और हम सिर्फ 2% बचा पाते हैं। सोचिए, ये जो 98% का फासला है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका है जिसे हम अब तक इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। वैसे इस इंडस्ट्री का सफर काफी धीमा रहा है। देखिए, 1920 में बंबई में पहली फैक्ट्री लगी। फिर आज़ादी के बाद 1955 में सरकार ने एक बहुत ज़रूरी कदम उठाया। उन्होंने फल उत्पाद आदेश या FPO लागू किया। इसका मकसद था क्वालिटी को कंट्रोल करना, और इसने सच में इस बिखरे हुए उद्योग को एक ढांचा दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इस समस्या को हल करना देश के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? इसके फायदे सिर्फ बर्बादी रोकने तक ही नहीं है, बल्कि कहीं ज़्यादा हैं। और देखिए, इस विषय की गहराई को समझने के लिए हम जिन नोट्स का सहारा ले रहे हैं उन्हें तैयार किया है डॉक्टर नीरज सारस्वत ने। वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आंगये धौलपुर में कृषि व्याख्याता हैं। उनके काम की वजह से ही हम इस उद्योग के इतने अहम पहलुओं को समझ पा रहे हैं। परिरक्षण के फायदे ना एक चेन रिएक्शन की तरह है। सोचिए, जब बर्बादी कम होती है तो किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिलता है। हम सबको बेमौसम फल और सब्जियां साल भर मिलती हैं, और जब इन्हीं प्रोडक्ट्स को बाहर भेजा जाता है यानी एक्सपोर्ट किया जाता है तो देश को विदेशी मुद्रा मिलती है, और हाँ, लोगों को रोजगार भी मिलता है। ये आंकड़े देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। सिर्फ 2 साल में हमारे संरक्षित उत्पादों का एक्सपोर्ट करीब 900 करोड़ रुपए बढ़ गया। ये इस बात का सीधा सबूत है कि इस इंडस्ट्री में कितनी ज्यादा ग्रोथ की क्षमता है। तो ये सब होता कैसे है? मतलब परिरक्षण के पीछे का साइंस क्या है? देखिए, ये बहुत सीधा सा है। किसी भी खाने को खराब करने वाले 3 मुख्य दुश्मन होते हैं। 1, फल के अंदर के ही एंजाइम्स, 2, नमी का उड़ जाना, और 3, बैक्टीरिया और फंगस जैसे छोटे छोटे जीव। परिरक्षण का सारा खेल इन्हीं तीनों को रोकने या धीमा करने का है। मोटे तौर पर परिरक्षण के 2 तरीके हैं। एक है अस्थायी मतलब टेम्पररी, जो खाने को कुछ दिनों या महीनों तक ठीक रखता है, जैसे फ्रिज में रखना। और दूसरा है स्थायी यानी परमानेंट, जो खाने को सालों तक सुरक्षित रखता है। कैनिंग यानी डिब्बाबंदी एक परमानेंट तरीका है। इसमें सबसे पहले अच्छे फलों को चुनकर साफ किया जाता है, फिर उन्हें ब्लांच करते हैं, मतलब बस थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में उबालते हैं ताकि उनके एंजाइम काम करना बंद कर दें। इसके बाद उन्हें डिब्बों में भरा जाता है। सबसे जरूरी स्टेप है डिब्बे से हवा को बाहर निकालना, क्योंकि ऑक्सीजन ही खाने को खराब करती है। आखिर में डिब्बे को सील करके फिर से गर्म करते हैं ताकि अंदर कोई भी कीटाणु जिंदा न बचे। बस अब खाना सालों तक सेफ है। चलिए अब जरा इन वैज्ञानिक तरीकों से बनने वाले कुछ स्वादिष्ट नतीजों पर भी नजर डालते हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम सब जानते हैं और शायद पसंद भी करते हैं। एक बढ़िया जेली बनाना किसी केमिस्ट्री लैब के एक्सपेरिमेंट जैसा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें 60 से 65% तो चीनी ही होती है जो इसे खराब होने से बचाती है। लेकिन असली जादू होता है पेक्टिन, एसिड और पानी के सही अनुपात से। ये एकदम नाजुक बैलेंस ही जेली को उसका वो खास पारदर्शी और जमा हुआ टेक्सचर देता है।
अब बात करते हैं जैम की। इसमें चीनी बहुत ज्यादा होती है। टेक्निकल भाषा में इसे TSS कहते हैं, जो असल में चीनी की मात्रा को ही मापता है। जैम के लिए ये 68% होना जरूरी है। इतनी ज्यादा चीनी की वजह से बैक्टीरिया वगैरह इसमें पनप ही नहीं पाते और जैम लंबे समय तक चलता है। वहीं दूसरी तरफ है टोमेटो सॉस। इसमें जैम के मुकाबले चीनी कम होती है। इसका TSS सिर्फ 25% के आसपास होता है। तो फिर ये कैसे सुरक्षित रहता है? यहाँ पर चीनी, नमक और सिरके में जो एसिड होता है वो तीनों मिलकर इसे खराब होने से बचाते हैं। और ये है मुरब्बा, जो हमारा एक पारंपरिक तरीका है फलों को संरक्षित करने का। वही FPO के नियमों के मुताबिक एक अच्छे मुरब्बे में कम से कम 55% फल होना चाहिए और 68% TSS होना जरूरी है। अच्छा, अब भविष्य की बात करते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी रुकावटें हैं जिन्हें पार करके ये इंडस्ट्री और भी आगे बढ़ सकती है। देखिए, रास्ता आसान नहीं है। इसमें कई चुनौतियां हैं। जैसे हमारे पास अक्सर प्रोसेसिंग के लिए सही किस्म के फल और सब्जियां ही नहीं होती। पैकेजिंग बहुत महंगी है, जिससे प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है। छोटे लेवल पर काम करने वालों के पास टेक्निकल नॉलेज की भी कमी है और इन सब का नतीजा ये होता है कि ये प्रोडक्ट्स आम आदमी के लिए काफी महंगे हो जाते हैं। इन रुकावटों को दूर करना ही इस इंडस्ट्री के विकास के लिए सबसे जरूरी है। और अंत में एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, नया खाना उगाने से कहीं ज्यादा सस्ता है उगाए हुए खाने को बचा लेना। ये एक बहुत ही सीधी और दमदार बात है जो हमें बताती है कि परिरक्षण में निवेश करना कितना ज्यादा फायदेमंद है। तो ये सवाल हम सबके लिए है कि इस खाने की बर्बादी को रोकने में हम और आप, मतलब हर कोई, क्या भूमिका निभा सकता है, चाहे वो लोकल किसानों से सामान खरीदना हो या अपने ही घर में होने वाली इस विषय की गहराई को समझने के लिए हम जिन नोट्स का सहारा ले रहे हैं उन्हें तैयार किया है डॉक्टर नीरज सारस्वत ने। वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंगाई, धौलपुर में कृषि व्याख्याता हैं। उनके काम की वजह से ही हम इस उद्योग के इतने अहम पहलुओं को समझ पा रहे हैं।